नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने कल जो एक शुरुआत की है कोटा से, कोटा शिक्षा नगरी है। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, राहुल जी ने जो तथ्य पेश किए हैं, जो आंकड़े पेश किए हैं कि जिस प्रकार से हम वैकेंसी के लिए भाग रहे हैं, या हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी फाइट करे या वकील बने। ये 5 सेक्टर ही सबकी नज़र में हैं। और इन 5 सेक्टर की अगर हम देखें तो 1000 में बड़ी मुश्किल से कोई 200 के आसपास लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी सब बेरोजगार रह जाते हैं। और इस पूरे सिस्टम में एक अभिभावकों की और छात्रों की जेब से पैसा निकालने का भी बड़ा काम है। जो कोचिंग के अंदर वो लाखों रुपए हर साल 2, 3, 4 लाख रुपए तक खर्च करता है और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। जितना पैसा कोचिंग संस्थान ले रहे हैं उतना पैसा तो भारत सरकार का एजुकेशन का बजट भी नहीं है जो पूरे देश के अंदर बच्चों पे वो खर्च कर रही हो। तो एक बहुत बड़ा फिगर है, इसको देखने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने इस चीज को उजागर किया है, विशेष रूप से जहां बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सबको रोजगार मिलता नहीं है। मेहनत करते हैं, सारे फुल फ्लैश मेहनत करें, 100 में से 100 नंबर लेके आए, तब भी नहीं मिल सकता क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं। वो सेक्टर पहले ही भरे पड़े हैं। तो इसके अलावा बच्चों को कोई उनका माइंड मेकअप करना, उनके अभिभावकों को बचाना, कि इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर हैं जहां बच्चे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो पूरा एक प्रकार का एक सिस्टम चल रहा है जो जेब काटने का काम कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलनी चाहिए और अलग अलग सेक्टर के अंदर भी बच्चे जाएं, अवसाद में नहीं आए, सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है। वो सारी बातें राहुल जी ने रखी। और विशेष तौर से मैं तो कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को नहीं रखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कि एक गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री देश के अंदर है जो कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। वही मोदी जी हैं जो कहते थे कि पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी, वही मोदी जी हैं जो कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष मिलेगा। लेकिन आज बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, 80 के से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, और सभी राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये लोग उस पे लगाम लगाने की बजाय मामलों को दबाना चाहते हैं। जैसे नीट का एग्जाम है, नीट का लास्ट ईयर भी पेपर लीक हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी पेपर लीक हुआ था। अब ये सब जांच में सामने आया है, बच्चों ने कहा, हमने कहा, इन लोगों ने नहीं माना। लेकिन आज जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उन पे सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अब बच्चों का एग्जाम भी है, देखें एयरफोर्स का प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब के बाद, क्योंकि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार भी कार्रवाई कर रही है, टेलीग्राम सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है उसको बैन किया, आपको लगता है कि अब इस पे अंकुश लगेगा पूरी तरह? देखिए, ये सोशल मीडिया ऐप बैन करना या सेना का प्रयोग करना ये हल नहीं है, समाधान नहीं है। आप सेना को कहाँ कहाँ यूज करेंगे? आज अगर पेपर फिर भी लीक हो जाता है तो फिर सेना पे आप डालेंगे इसको। ये तो सिस्टम में ही जो गड़बड़ी है। आज टेलीग्राम के माध्यम से कितने बच्चे पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं। तो आप मान लो कोई हाईवे पे ये है कि भाई इस पे कोई गुंडा बदमाश भी निकल रहा है, तो पूरा हाईवे थोड़ी सील करोगे आप। आपको उसको चेक करना पड़ेगा कौन गुंडा है, कौन बदमाश, उस पर कार्रवाई करें। तो ये जिस प्रकार से इन लोगों की सोच रही है, इन लोगों ने जो काम कर रहे हैं, ये हल नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है जरूर ये कोई फायदा मिल जाए, लेकिन उस चीज का हल नहीं है। सिस्टम में खराबी है। एनटी के अंदर किन लोगों ने इनको चुना था? जो फ्रॉड कर रहे थे, जो मिल रहे थे, जिन्होंने ये सारा फर्जीवाड़ा किया है, किन लोगों ने चुना था? सख्त एक्शन हो ऐसे लोगों पे, और सख्त जो है कानून बनना चाहिए। मोदी सरकार का जो कानून है बहुत कमजोर है, उससे 10 गुना मजबूत कानून तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने बनाया है। राहुल गांधी जेन-ज़ी की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये आप अब कल से ये जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इससे आप लोग युवाओं के बीच में आप पॉलिटिकली उतरना शुरू कर गए हैं? ये आप लोगों का ऑफिशियल एक पॉलिटिकल कैंपेन? नहीं, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है। राहुल गांधी जी ने इसको नॉन पॉलिटिकल रखा है। वो आपने देखा होगा, उन्होंने एक बात भी पॉलिटिकल रूप से कोई सरकार पे हमला है उस चीज पे नहीं कहा। उन्होंने सिस्टम को बताया कि आज सिस्टम क्या चल रहा है, आज स्थिति क्या है, ये सारा जो है राहुल गांधी जी ने बताया है। शुरुआत जरूर निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस जो है ये सिस्टम के खिलाफ
इस सरकार के खिलाफ जो इनका काम हो रहा है, ये जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, बच्चों का भविष्य जो बिगाड़ रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस ने कैंपेन ऑलरेडी चला रखा है। लेकिन राहुल जी का ये जो है कैंपेन जो है ये नॉन पॉलिटिकल रूप से काम कर रहा है। आरएसएस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमलावर है, कर्नाटक से शुरू हुई, प्रियंक खड़गे ने बात शुरू की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आरएसएस से अपने आप को देशभक्ति की मिसाल देते हैं कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आरएसएस को राजनीति करनी है तो फिर वो अपने खुद को पॉलिटिकल पार्टी बनाए और चुनाव लड़े, सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आरएसएस क्या कर रही है। आज एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आते तो आप बीजेपी में वोट डालते हो, तो बीजेपी राष्ट्र के लिए काम कर रही है क्या? राष्ट्र के लिए तो कांग्रेस ने काम किया है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, देश को मजबूत संविधान दिया है। आज बीजेपी के समय में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, घोटाले, अब तो मंदिरों से ही चोरी हो रही, यानी अभी मथुरा का भी आ गया कि यहां से भी चांदी की चोरी हो रही है, अयोध्या में भी चोरी है। जब भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली ये लोग नहीं बख्श रहे हैं तो आम जनता कहां से बख्शेंगे? तो ये तो सिर्फ एक दिखावा कर रही है बीजेपी। ये कहते हैं कि हम जो है सेना और हमने बॉर्डर पर अच्छा काम किया है, सेना काम करती है उसका श्रेय लेते हैं, लेकिन पुलवामा और पहलगांव और उड़ी, ये सारी जो हिंसाएं हुई, जो लोगों की जान गई, उसका जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया। तो जवाब कौन देगा? राजस्थान में एक सवाल अमूमन अब पूछा जा रहा है, और जो शुरू हुआ है अशोक गहलोत साहब के बयान से और सचिन पायलट साहब के प्रतिक्रिया से, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों की दोस्ती को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि हाल ही में देखा, राहुल जी ने आपकी और चीफ साहब की तारीफ करते हुए कहा कि आप दोनों बेहतर हैं। इन दोनों की जोड़ी चुनाव के 20 तक बनी रहे, किसी तरह का विवाद ना हो, उस पर कोई विवाद नहीं है, सब साथ है, नो प्रॉब्लम। और महाराष्ट्र में जिस तरह से सांसदों उद्धव ठाकरे को जो एक तरीके से शॉक लगने वाला है, जानकारी सामने आ रही है कि वो दूसरी पार्टी सांसद जो है वो बीजेपी की और एनडीए को समर्थन या मर्ज करने की बात की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आप देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का अपमान है। जनता ने जिस पार्टी को, जिन नेताओं को वोट दिया था, उसके बाद आप चुने हुए लोगों को पार्टी चेंज कराएं, ये गलत है। आज पूरे देश के अंदर इस प्रकार का माहौल कर दिया, चाहे टीएमसी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, एनसीपी हो, एक पार्टी की दो पार्टियां आपने बना दी। तो ये कोई सिस्टम है क्या? लोकतंत्र है क्या? आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर एमएलए क्या हैं और उनके राज्यसभा के सांसद क्या हैं? बीजेपी के एमएलए कितने हैं और राज्यसभा के सांसद कितने, जबकि एमएलए ही राज्यसभा के सांसद बनाता है। तो ये जो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये इस देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप जिस प्रकार से चुने हुए लोगों को खरीद फरोख्त का जो काम चला है, या तो पैसे से खरीदो या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेजो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनको दबाओ, उनको टॉर्चर करो और पार्टी चेंज कराओ। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पूरे जनता जानती है कि बीजेपी ये सारा षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी अब जनता के बीच में जाकर उनके वोट लेके सरकार बनाना नहीं चाहती, और वो चाहती किसी भी प्रकार से सरकार बने, लोगों को खरीदो, डराओ। ये बहुत बड़ा संविधान के सामने चैलेंज है। बंगाल में ममता बनर्जी की जो सिक्योरिटी टीम हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। आप इसको किस नजर से देखेंगे बतौर राजनेता? मैं समझता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी में भी आप तय करेंगे कि कौन सिक्योरिटी करेगा, कौन नहीं करेगा। आपने सिक्योरिटी ऑलरेडी लगी हुई है, उनको पता है एक एक चीज का। और आप, मैं समझता हूँ ये भी इनका एक प्रकार से तंत्र है कि सिक्योरिटी में भी पूरा मॉनिटरिंग करो, ध्यान रखो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो ये कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात कल हुई, कुछ मुद्दे उठाए गए। ये कहा गया मोदी और ट्रंप की ओर से कि यदि देश का कोई बड़ा लीडर है, मोदी है, और हम साथ देते रहेंगे। ये भी कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि जो हाल ही में
ओमान तक पर जो हमारे शिप में उन्होंने कहा कि एक बहुत टफ जॉब है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से किलर नेगोशिएटर हैं, दिखने में सुंदर हैं, एंजल लगते हैं, लेकिन नेगोशिएटर जो हैं वो किलर हैं। इस मुलाकात को और इन बयानों को आप कैसे देखते? देखिए, दोनों की जो छवि है वो बरोबर सी है। दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं। जहां तक बात मोदी जी की है, हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में बांध के लेके आए, मोदी जी नहीं बोले। हमारे जो ओमान की खाड़ी के अंदर 3 लोगों को अमेरिकी हमलों के अंदर मार दिया गया, हम एक शब्द नहीं बोले। हम पे टैरिफ लगाया गया, हम एक शब्द नहीं बोले। जो ट्रेड डील हुई है, जो हमारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ धोखा हुआ है, उसमें मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। तो फिर मतलब क्या है? यानी अमेरिका ये तय कर रहा है कि हमें तेल कहां से लेना है, और हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। क्या नेगोशिएट कर लिया आपने? ईरान के सैनिक हमारे यहां से युद्धाभ्यास करके वापस जा रहे थे और उस जहाज को अमेरिका उड़ा देता है, तो वो बेइज्जती तो हमारी है ना। हमारे घर से वो लोग जा रहे थे, तो क्या नेगोशिएट कर रहे हैं? ये पूरे देश के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजता था, हिंदुस्तान की एक पहचान रही है। लेकिन आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अमेरिका मजाक उड़ाए तो मोदी का मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं। वहां जिस प्रकार के कार्टून बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जा रही है मोदी जी के लिए, वो मोदी जी के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और इसका जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप कह रहे हो कि हमने जो विदेश नीति हमारी काम कर रही है। आप ये बताइए, एक देश हमारे साथ आके खड़ा हुआ, हमारे आतंकी हमला हुआ, हमारे लोग मर गए, और पाकिस्तान के साथ 4-4, 5-5 देश खड़े हो गए, हमारे साथ एक भी देश नहीं आया। तो क्या कूटनीति है, क्या रणनीति है, क्या विदेश नीति है? इस पे जवाब देंगे मोदी जी।